ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये रफ नोटबुक की किसी कंटेंट से भी भद्दा लग रहा होगा। लेकिन यह इन्फोग्राफिक वैज्ञानिक द्वारा क्लिटोरिस के नर्व नेटवर्क के पहले 3D मैप के निर्माण के बारे में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने क्लिटोरिस की नर्व नेटवर्क का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने दान किए गए पेल्विस का अध्ययन करने के लिए उच्च शक्ति वाली सिंक्रोट्रॉन एक्सरे तकनीक का उपयोग किया। यह तकनीक पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत अधिक सूक्ष्म विवरण दिखाने में सक्षम है। अध्ययन से पता चला कि क्लिटोरिस का तंत्रिका नेटवर्क मीन्स नर्व नेटवर्क पहले के अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक जटिल और व्यापक है। यह नसों और नर्व नेटवर्क का एक 5 शाखाओं वाले पेड़ जैसे संरचना बनाता है, जो केवल एक जगह सीमित नहीं है बल्कि मॉन्स प्यूबिस और लेबिया तक फैला हुआ है। क्लिटोरिस की शारीरिक रचना को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, जो पीला है मीन्स डोर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस, यह क्लिटोरिस की मुख्य पृष्ठीय तंत्रिका को दर्शाता है। जो हरा है कॉर्पस कैवर्नोसम, यह क्लिटोरिस के उस हिस्से को दिखाता है जिसमें टिश्यू होते हैं। जो नीला है वीनस नेटवर्क, यह नसों के जाल को प्रदर्शित करता है। जो बैगनी है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यह संरचना के निचले स्पंजी हिस्से को दर्शाता है। यह खोज यौन स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इससे महिला शरीर रचना विज्ञान मीन्स फीमेल एनाटॉमी की बेहतर समझ मिलेगी, जिससे सर्जरी और यौन स्वास्थ्य उपचारों में सटीकता बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, एक्सरे ये तो बोन एग्जामिनेशन में अच्छा रोल प्ले करता है, क्लिटोरिस तो एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो यहाँ हम समझेंगे कि एक्सरे क्या होता है और ये बोन के एग्जामिनेशन में बेहतर कैसे होता है, और यहाँ सिंक्रोट्रॉन एक्सरे क्या होता है और इसने क्लिटोरिस का इतना अच्छा डिटेल कैसे दिया। तो एक्सरे एक रेडिएशन फॉर्म है एनर्जी का। वैसे तो एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, पर यहाँ पर जो रेडिएशन फॉर्म है एनर्जी का, वो दो टाइप का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एग्जाम्पल एक्सरे विजिबल लाइट्स, और पार्टिकुलेट रेडिएशन लाइक एनर्जी कैरिड बाई पार्टिकल्स, एग्जाम्पल अल्फा बीटा पार्टिकल्स। अब आप सोच रहे होंगे, मेनली तौर पर आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सुनने को मिलता है। तो हम यहाँ रेडिएशन को दो अलग अलग नजरियों से क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला पावर के आधार पर और दूसरा कैसे ट्रेवल करता है इस आधार पर। तो यहाँ पर हमने जो पावर के आधार पर देखा, तो हमको मिला आयोनाइजिंग रेडिएशन मीन्स ये इतना पावरफुल है कि किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है, और दूसरा जो हमने देखा वो है नॉन आयोनाइजिंग, जो उतना पावरफुल नहीं है, जो शायद किसी एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव नहीं कर सकता। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आयंस होता है और एक मॉलिक्यूल्स होता है। दोनों ही ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो न्यूट्रल है, उस पर किसी भी तरीके का प्लस या माइनस चार्ज नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो आयंस होते हैं वो न्यूट्रल नहीं होते हैं, उन पर कहीं ना कहीं प्लस या माइनस चार्ज होता है। और जब कोई एटम्स अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ स्थिर है, पूर्ण है, और यदि वह रेडिएशन जो इतना पावरफुल है, जो कहीं ना कहीं उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दे, तितर बितर कर दे, जिससे वह मॉलिक्यूल्स अब आयंस में बदल जाएगा और कहीं ना कहीं वह चार्ज में चला जाएगा, चाहे वो माइनस चार्ज हो चाहे वो प्लस चार्ज हो। तो यहाँ पर हम उस रेडिएशन को कह सकते हैं कि वह आयोनाइजिंग रेडिएशन है, और जो रेडिएशन यह काम नहीं कर सकता वह नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। अब यदि कोई पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग हो सकता है और पार्टिकुलेट रेडिएशन में भी आयोनाइजिंग नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकता है, तो हाँ जी, हो सकता है। और यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, जहाँ पर एनर्जी लो है, तो आ सकता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड विजिबल लाइट्स। और यदि आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें जहाँ पर हाई एनर्जी है, तो इसमें आता है अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंतर्गत आने वाला जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है और उसके अंतर्गत आने वाला जो एक्सरेज है, उसकी बात हम करने जा रहे हैं। तो एक्सरे को आप आयोनाइजिंग रेडिएशन कहिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहिए, दोनों ही सही है, पर अलग अलग नजरिए से। और ये एक्सरे एनर्जी जनरेट कैसे होता है, यदि इसकी बात करें, तो एक्सरेज मशीन के भीतर एक कैथोड से इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज गति से छोड़ा जाता है, जहां ये इलेक्ट्रॉन एक धातु के लक्ष्य मीन्स एनोड से टकराते हैं, जो उनकी गतिज ऊर्जा मीन्स काइनेटिक एनर्जी अचानक रुकने के कारण फोटोन में बदल जाती है। मीन्स वही एक्सरे एनर्जी है। जब ये किरणें शरीर से गुजरती हैं, तो अलग अलग घनत्व वाले हिस्से इन्हें अलग तरह से सोखते हैं। हड्डियां घनी होती हैं, इसीलिए वे किरणों को सोख लेती हैं और फिल्म पर सफेद दिखती हैं, जबकि नरम ऊतक मीन्स सॉफ्ट टिश्यू किरणों को गुजरने देते हैं, जिससे वे गहरे रंग के दिखते हैं।
और अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर क्लिटोरिस तो एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो यहाँ पर एक्स-रे कैसे काम आया? सामान्य एक्स-रे नरम ऊतकों मीन्स सॉफ्ट टिश्यू के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन इस शोध में फेज कंट्रास्ट तकनीक का उपयोग किया गया। सामान्य एक्स-रे केवल इस पर फोकस करता है, निर्भर करता है कि किरणें कितने रुकी, मीन्स उनका कितना अब्जॉर्प्शन हुआ। और यदि इसकी बात करें कि सिंक्रोट्रॉन एक्स-रे सामान्य से कैसे अलग है, तो यह साधारण अस्पताल वाली मशीन नहीं है, बल्कि एक फुटबॉल स्टेडियम के आकार का विशाल वैज्ञानिक उपकरण है। यह उन्नत तकनीक इस बात को भी मापती है कि किरणें ऊतकों से गुजरते समय कितनी मुड़ती हैं, मतलब कितना रिफ्लेक्ट होती हैं। इससे क्लिटोरिस जैसी बहुत ही कोमल नसों और रक्त वाहिकाओं की भी स्पष्ट तस्वीर मिल जाती है। सिंक्रोट्रॉन ने शोधकर्ताओं को क्लिटोरिस के भीतर की उन सूक्ष्म नर्व को देखने की शक्ति दी, जिन्हें आज तक किसी भी एमआरआई या साधारण सीटी स्कैन से नहीं देखा जा सका था।